देख रहे हो, अंग्रेजों के राजनीतिक नियंत्रण से भी लड़ा, तिनकठिया पद्धति को समाप्त किया, किसानों को 25% मुआवजा भी लौटवाया उल्टा, और साथ ही भारतीय मानसिकता के साथ भी संघर्ष किया। यहीं से गांधी जी ने महादेव देसाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महेश नारायण, गौरख प्रसाद, आचार्य जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह जैसे क्षेत्रीय नेताओं को बाहर निकाला। और आप सब बेहतर रूप से जानते हैं, इन सब नेताओं ने भविष्य में राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्र और बिहार के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। अब पहले चंपारण लिख लो, तब हम लोग अहमदाबाद और खेरा में जाएंगे। लिखिए बेटा। शीर्षक डालो चंपारण। जिस व्यवस्था के अंदर नील की खेती की जाती थी, वह तिनकठिया पद्धति कहलाती थी। इसमें किसान को अपने भूमि का 3/20 हिस्से पर केवल नील की खेती करनी होती थी। वो भी सबसे उपजाऊ हिस्से पर। बगान मालिक किसानों को एक निश्चित धनराशि पर केवल नील उपजाने पर बाध्य करता था। और यह धनराशि भी बहुत कम होती थी। इसी समय जर्मनी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम नील का उत्पादन कर दिया। जिससे विश्व बाजार में भारतीय नील की मांग कम हो गई। भारतीय नील की मांग कम हो गई। इससे बगान मालिकों को महसूस हो गया कि नील के व्यापार से उन्हें अब अधिक मुनाफा नहीं होगा। अब उन्हें अधिक मुनाफा नहीं होगा, परंतु मुनाफा को बनाए रखने के लिए
मुनाफा को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने घाटे को किसानों के ऊपर लादना शुरू कर दिया। इसके लिए जो रास्ते उन्होंने अपनाए उसमें किसानों से यह कहा गया कि यदि वे उन्हें एक बड़ा मुआवजा दे दे, यदि वे उन्हें एक बड़ा मुआवजा दे दे तो किसानों को नील की खेती से मुक्ति मिल सकती है। नील की खेती से मुक्ति मिल सकती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने लगान में अत्यधिक वृद्धि कर दी। अत्यधिक वृद्धि कर दी और कई प्रकार के अवैध कर भी किसानों पर लगाए गए और कई प्रकार के अवैध कर भी किसानों पर लगाए गए। पैराग्राफ बदलो। 1916 लखनऊ में हो रहे कांग्रेस अधिवेशन में चंपारण के किसानों के समस्या पर चर्चा किया गया। चंपारण के किसानों की समस्या पर चर्चा किया गया। गांधी जी ने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। परंतु चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए बाध्य किया। चंपारण आने के लिए बाध्य किया। जब गांधी जी मोतिहारी पहुंचे तब उनकी उपस्थिति को जन शांति के लिए खतरा समझा गया। उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया गया। परंतु गांधी जी ने वहां के जनता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया।
आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया। गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया, परंतु बिहार सरकार ने कमिश्नर और जिला न्यायालय को आदेश दिया कि इस मुकदमे को वापस ले लिया जाए और गांधी जी को जानकारी हासिल कराने में सहायता दी जाए। सहायता दी जाए। पैराग्राफ बदलो। सरकार ने चंपारण एग्रीगेशन कमेटी का गठन किया। कमेटी का गठन किया। गांधी जी भी इस कमेटी के एक सदस्य थे। इस कमेटी ने यह सिफारिश की कि तिनकठिया व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। समाप्त कर दिया जाए। किसानों से जो अवैध रूप से वसूली की गई थी, उसका 25% किसानों को लौटाया। उसका 25% किसानों को लौटाया जाए। कमेटी के इन सिफारिश को 1919 के चंपारण एग्रीगेशन एक्ट के रूप में 1919 के चंपारण एग्रीगेशन एक्ट के रूप में पारित किया गया। पैराग्राफ बदलो। यद्यपि यह आंदोलन किसानों की समस्या से संबंधित था, यद्यपि यह आंदोलन किसानों की समस्या से संबंधित था, परंतु गांधी जी के अधिकांश सहयोगी शिक्षित मध्यम वर्ग से थे। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गौरख प्रसाद, महेश नारायण, महादेव देसाई, राजकुमार शुक्ल, आचार्य जेबी कृपलानी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह,
अनुग्रह नारायण सिंह इत्यादि। गांधी जी स्वयं साधारण जीवन जीते थे, साधारण जीवन जीते थे। वे पैदल या बैलगाड़ी से यात्रा किया करते थे, पैदल या बैलगाड़ी से यात्रा किया करते थे और किसानों से उन्हीं की भाषा में बातचीत करने का प्रयास करते थे। इसलिए गांधी जी को सर्वाधिक सहयोग किसानों से मिला। इसलिए गांधी जी को सर्वाधिक सहयोग किसानों से मिला। चलो बेटा, अब आ जाओ अहमदाबाद आंदोलन। अब गांधी जी चंपारण से अहमदाबाद पहुंचे और अपने आश्रम सदाकत आश्रम में रहने लगे। तभी उनको जानकारी मिली कि अहमदाबाद के मिल मालिकों और श्रमिकों के बीच में विवाद के कारण हड़ताल हो गया है। चूँकि स्वदेशी आंदोलन में अहमदाबाद भारतीय उद्योग का एक बड़ा केंद्र था, तो उस समय अहमदाबाद के सबसे बड़े जो मिल मालिक थे अंबालाल साराभाई, जो गांधी जी के मित्र भी थे, आलोचक भी थे, जिनके सहयोग से सदाकत आश्रम बना, साबरमती आश्रम बना भी था। उनकी बहन अनसुईया बेन गांधी जी की स्वयं सेविका थी। उन्होंने गांधी जी ने अनसुईया बेन से कहा कि अंबालाल को आज मिलने भेजना। अंबालाल आए और गांधी जी ने उनसे पूछा कि प्रॉब्लम क्या है। तो अंबालाल ने बताया कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण पहले किसानों ने महंगाई भत्ता श्रमिकों ने महंगाई भत्ता बढ़वाया। फिर प्लेग होने के कारण जब मजदूर, जैसे अभी कोरोना में पलायन कर गए, वैसे पलायन कर गया, तो मजदूरों को रोकने के लिए अलग से महंगा प्लेग बोनस दिया गया। तो भाई मजदूरों का वेतन हो गया लगभग 100 गुना। जहाँ पहले 50 रुपया महीना मिलता था, अब 100 रुपया हो गया। अहमदाबाद में प्लेग खत्म हो गया, तो प्लेग बोनस को हटा लिया गया। इसीलिए मजदूर हड़ताल पे चले गए और अंग्रेजी सरकार ये चाहती है कि हड़ताल बनी रहे, ताकि विश्व युद्ध के बाद मार्केट की डिमांड को पुल किया जाए और ब्रिटेन की औद्योगिक विकास दर को बढ़ाया जाए। बहुत अच्छी बात। अब गांधी जी ने पूंजीपतियों से कहा, क्या आप लोग समझौता करना चाहते हैं? बोले बाबा अपना आदमी है, ये जो लेगा दे देंगे, लेकिन प्लेग बोनस नहीं देंगे। ईगो का विषय बन गया। गांधी जी ने भाई लाठी उठाया और श्रमिकों के पक्ष में आंदोलन शुरू कर दिया। श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच में
लगातार कई समझौते हो रहे थे, 20% का, 35% का। गांधी जी ने इसे स्वीकार नहीं किया और स्पष्ट कहा कि जब तक अस्थायी समझौता नहीं होगा तो वो भूख हड़ताल पे है। ये घटना 15 मार्च का है। और गांधी जी ने कलकत्ता, कानपुर और मुंबई सब जगह से मजदूरों का पारिश्रमिक रेट मंगाया। तो कलकत्ता और कानपुर के श्रमिकों से ज़्यादा श्रमिक रेट था अहमदाबाद में, इक्विवेलेंट मुंबई था। अब गांधी जी इस चीज़ को समझ रहे थे। गांधी जी ने मिल मालिकों से स्पष्ट कहा कि 35% पर बात फाइनल करो। मिल मालिकों ने कहा दे देंगे बाबा, महंगाई भत्ता के नाम पे दे देंगे, लेकिन बोनस के नाम, प्लेग बोनस के नाम पे नहीं। अहमदाबाद डीएम के मध्यस्थता में समझौता हुआ, 35% सैलरी ग्रोथ कर दी गई। मजदूरों ने भी मान लिया, पूंजीपतियों ने भी मान लिया और भाई साहब मिल चलने लगा। ये गांधी है जिसने श्रमिकों को भी अपने साथ कर लिया। और यहीं से शंकर बैंकर, घनश्याम दास बिरला, जमनालाल बजाज जैसे जैसे महान पूंजीपतियों को कांग्रेस के साथ जोड़ दिया। जिस समय पूरी दुनिया वर्ग संघर्ष में जूझ रहा था, उसमें गांधी श्रमिकों को और पूंजीपतियों को, दोनों को अपने साथ मिला के चल रहा था। ये है महान गांधी।